नमस्कार, आप देख रहे रफ्तार मीडिया में आपके साथ प्रियंका मलिक। हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जोशीमठ मलारी हाईवे पर बने नए पुल समेत देश के 28 पुलों को किया उद्घाटन। सीमा सड़क संगठन ने किया है पुलों का निर्माण। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्तराखंड में राममय माहौल। राजधानी दून में भी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का चढ़ा रंग। दीपोत्सव के रूप में मनाएगी भाजपा। पशुपालन विभाग में गोट वैली प्रोजेक्ट से प्रदेश भर के जिलों को मिला लाभ। मंत्री सौरभ बहुगुणा बोले, कौशल विकास विभाग में रोजगार देने पर फोकस, भ्रष्ट अधिकारियों को करेंगे बहाल। उत्तराखंड में पहाड़ से मैदान तक कड़ाके की ठंड का कहर। पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में कोहरे का सितम। 22 जनवरी के बाद कोहरे से मिलेगी निजात। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबर विस्तार से। उत्तराखंड पहुंचे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चमोली में जोशीमठ मलारी हाईवे पर भारत चीन सीमा को जोड़ने वाले पुल का लोकार्पण किया। इसके साथ ही बीआरओ की ओर से देश की अलग अलग जगहों पर बनाए गए 28 पुल और 6 सड़कों का भी वर्चुअली लोकार्पण किया है। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीआरओ के जवानों से मुलाकात की। वहीं इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने अपने विभागों में हुए कामकाज की जानकारी दी है। मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि पशुपालन विभाग में गोट वैली प्रोजेक्ट को सभी जनपदों में सफलता मिली। 13 जनपदों में इस योजना के तहत 792 लाभार्थियों को लाभ मिला है। मुर्गी पालन में भी 2 स्तर पर विभागीय योजना लॉन्च की गई, जिसमें 10 जनपद में 1941 लाभार्थी जुड़े। पहली बार देश में 4500 एम्बुलेंस पशुओं को लेकर भी शुरू की गई। 1.5 साल में 4 अधिकारियों को दुग्ध संघ में भ्रष्टाचार के आरोपों में बाहर किया गया। इसके साथ ही स्किल डेवलपमेंट विभाग में रोजगार देने पर भी फोकस किया जा रहा है। पशुपालन विभाग और हमारे डेयरी विभाग में लगभग 3 ऐसी योजनाएं शुरू करी, जिससे कि हमने रोजगार भी उत्पन्न किया है और पलायन पे भी हमने वार किया है। गोट वैली प्रोजेक्ट हमारा कुकुट वैली प्रोजेक्ट, हमारे दूध के अमाउंट में वृद्धि, हमारे सब्सिडी साइलेज और भूसे पे हमारी सब्सिडी इंक्रीमेंट, गंगा गाय योजना के तहत हमने 2, 3, 5 गाय के साथ जो SC, ST और जनरल कैटेगरी जो हमारी महिला हैं उनको 25% से बढ़ा के सब्सिडी 75% करना, हमारे जनरल लोगों के लिए 25% से सब्सिडी बढ़ा के 50% करना। इससे हमारे बहुत फ़ायदा हुआ देखने को। हमारा दूध का प्रोक्योरमेंट 25% बढ़ा। उत्तराखंड में हम 2,30,000 लीटर तक पहुंच चुके हैं जनवरी में, जब तक हम मार्च में अचीव करते थे इस लेवल को। उसी के साथ साथ हमने लगभग 1790 लोगों को गोट वैली प्रोजेक्ट में बेनिफिशरी बनाया है और 1200 लोगों के आसपास हमने पोल्ट्री वैली में लोगों को बेनिफिशरी बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड से हमेशा एक गहरा लगाव रहा है और यही वजह है कि राज्य के विकास से जुड़े मुद्दों पर पीएम मोदी हमेशा सकारात्मक रुख अपनाते हैं और हर परियोजना पर सकारात्मक आश्वासन देते हैं। इस बार भी दिल्ली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के विकास से जुड़े कई कार्यों के लिए पीएम मोदी से अनुरोध किया, जिस पर मुख्यमंत्री को केंद्र से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राज्य के विकास से जुड़ी कई योजनाओं के लिए अनुरोध किया है, जिस पर सीएम धामी को केंद्र की तरफ से एक सकारात्मक आश्वासन मिला है। कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनके लिए केंद्र से अनुरोध किया गया है, आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। मानसखंड मंदिर माला मिशन के लिए 1000 करोड़ रुपए पैकेज देने की मांग की गई है। आपको बता दें कि मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत अब तक 48 पौराणिक मंदिर बन चुके हैं। इनमें से 16 में अवस्थापना विकास के काम शुरू हो चुके हैं। जागेश्वर धाम के लिए 150 करोड़ का मास्टर प्लान बनाया गया है। इसके साथ ही मानसखंड मंदिरों के प्रचार प्रसार के लिए देश के अलग अलग स्थानों से काठगोदाम और टनकपुर रेलवे स्टेशनों तक भारत गौरव मानसखंड एक्सप्रेस संचालित करने का भी अनुरोध किया गया। उत्तराखंड को केंद्रीय पूल के कोयला आधारित संयंत्रों से 400 मेगावाट बिजली देने का भी अनुरोध किया गया है। पीलीभीत खटीमा राजमार्ग को 4 लेन के चौड़ीकरण के लिए परिसंपत्तियों का ट्रांसफर करने के लिए कार्यदायी संस्था नामित कर कार्य शुरू करने की भी बात कही गई। वहीं मसूरी में 2 लेन टनल परियोजना के कार्य को लेकर लोक निर्माण विभाग के
कार्यदायी संस्था बनाने और टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करते हुए खर्च का पूरा भार भारत सरकार की ओर से वहन करने का भी अनुरोध किया गया। इसके साथ ही उत्तराखंड में गंगा और उसकी सहायक नदियों को छोड़कर अन्य नदियों में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की मंजूरी देने का भी आग्रह किया गया है। टनकपुर देहरादून के बीच एक जन शताब्दी रेल सेवा, टनकपुर से नई दिल्ली के बीच एक फास्ट ट्रेन और देहरादून हरिद्वार रामनगर से सीधी रेल सेवा संचालित करने के साथ ही वायुसेना की ओर से चिन्यालीसोड़ हवाई पट्टी के नियमित रखरखाव, जोलीग्रांट हवाई अड्डे के उच्चीकरण के साथ ही तमाम जल विद्युत परियोजनाओं के विकास निर्माण की अनुमति देने का भी अनुरोध किया है। कणपियार ग्वालदम मार्ग में बीआरओ की ओर से किए जा रहे कार्यों में तेजी लाने, पर्यटन और सैन्य वागमन और आम जनमानस के लिए महत्वपूर्ण 189 किलोमीटर की काठ गोदाम भीमताल, ध्यानाचुली, मोरनोला, खेती खान, लोहाघाट, पंचेश्वर मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में अधिसूचित करने का भी अनुरोध किया है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर कई जगहों पर आयोजन किया जाना है, तो वहीं उत्तराखंड में भी 22 जनवरी को दीपावली मनाने का फैसला भाजपा संगठन द्वारा लिया गया। 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव उत्तराखंड बीजेपी कैसे मनाएगी, आइए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में हो रहे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर उत्तराखंड में भी भाजपा सरकार और संगठन द्वारा कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तो वहीं प्रदेश सरकार ने 22 जनवरी को प्रदेश भर के स्कूल और शिक्षण संस्थानों में अवकाश घोषित कर दिया है। इसके अलावा प्रदेश के कर्मचारियों को आधे दिन का अवकाश दिया गया है। दूसरी तरफ भाजपा संगठन द्वारा प्रदेश के सभी सांसद, विधायक और जनप्रतिनिधियों को अपने क्षेत्र में बने रहने के भी निर्देश दिए हैं। जिस समय अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा होगा, उस समय सभी जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र के मंदिरों में सीधा प्रसारण देख रहे होंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जोशीमठ में नरसिंह देवता मंदिर के कार्यक्रम से जुड़ेंगे, तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार में मौजूद रहेंगे। खास बात यह है कि भाजपा संगठन द्वारा दीपावली मनाने को लेकर भी निर्देश दिए गए हैं, जिसके तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दीपोत्सव कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। 22 तारीख देवभूमि उत्तराखंड के अंदर एक और बग्वाल मनाई जाएगी, जिसे हम लोग राम बग्वाल कहेंगे। राम दीपावली भव्यतम होगा। हर गांव में एक मंदिर है, वो मंदिर किसी भी देवी देवता का हो, हर देवी देवता भी उस दिन 22 तारीख को अयोध्या के अंदर जो अनुष्ठान चल रहा है, प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम चल रहा है, वहाँ के सारे नागरिक एकत्र एक स्थान पर आकर बड़ी LED TV लगाकर हम उस पूरे कार्यक्रम को देखेंगे। वहाँ आरती होगी, उस मंदिर में भी आरती होगी। हमने तय किया है कि हमारे उत्तराखंड के सभी मंत्रीगण, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे सभी विधायकगण, हमारे प्रदेश पदाधिकारी प्रसिद्ध मंदिरों में उस दिन उपस्थित रहेंगे और भव्यतम आयोजन को गांव वालों के साथ सामूहिक रूप से देखेंगे। वहीं भाजपा प्रदेश कार्यालय में भी इस अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं। दीप उत्सव का भी कार्यक्रम इस आयोजन में शामिल होगा। पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 22 जनवरी के जो भगवान राम अपने भव्य मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं, उसको लेकर के देश भर में उत्साह का माहौल है और भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, सभी जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक कहीं न कहीं किसी मंदिर में वो भजन कीर्तन के कार्यक्रम में और प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम लाइव दिखाया जाएगा उसको देखेंगे और रात्रि में पूरे प्रदेश के अंदर अपने घरों में दीपावली भी मनाएंगे और 5 दीप अपने घर में जला के राम ज्योति के रूप में उसको अपने घर में जलाएंगे। देश के साथ साथ उत्तराखंड में भी इस वक्त पूरा माहौल राममय हो गया है। 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को भाजपा दीपावली के पर्व की तरह मनाने जा रही है। ऐसे में देखना ये होगा कि आखिरकार 22 जनवरी जो इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रही है, इस तारीख को पूरे देश के साथ साथ उत्तराखंड में आम जनमानस इस राममय माहौल में अपनी सहभागिता किस तरह से निभाते हैं। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष टंगवाल की रिपोर्ट। वहीं 22 जनवरी को प्रदेश भर में आधे दिन की छुट्टी घोषित कर दी गई है। दफ्तरों में आधे दिन की छुट्टी घोषित की गई है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर इस अवकाश का घोषणा की गई है। सोमवार को आधे दिन की छुट्टी का जो आदेश है वो जारी कर दिया गया। आपको बता दें कि मंदिर और घरों में राम मंदिर
प्राण प्रतिष्ठा को लेकर राम भगवान के स्वागत की तैयारी की जानी है, उसका जश्न देखने को मिलेगा। अयोध्या के साथ उत्तराखंड में भी राममय माहौल बन चुका है, जिसे लेकर अब आधे दिन की छुट्टी उत्तराखंड में भी घोषित कर दी गई है। जहां एक तरफ अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर माहौल राममय और भक्तिमय हो गया है, तो वहीं उत्तराखंड देवभूमि में भी राम मंदिर को लेकर लोगों में जोश उत्साह दिखाई दे रहा है। राजधानी देहरादून में भी जगह जगह पर प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव मनाने को लेकर खास तैयारियां देखी जा रही है। देहरादून की सड़कों से लेकर मंदिर और बाजार सज चुके हैं। क्या कुछ माहौल इस वक्त देखने को मिल रहा है, ये बता रहे हैं हमारे संवाददाता हिमांशु चौहान। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे भारतवर्ष में एक उत्सव की तरह देखा जा रहा है। तो वहीं अगर हम बात करें, इस समय हम मौजूद देहरादून के पलटन बाजार पर हैं और हम आपको साफ तौर पर तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। जिस तरह से अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होनी है 22 जनवरी को, तो उसी को लेकर जो देहरादून का जो मुख्य बाजार है पलटन बाजार, किस तरह से राममय हो रखा है और सब दुकानों पर अलग अलग तरह झंडे लगे हुए हैं राम के। और साथ में अगर हम बात करें तो जो रात के समय अगर बात करें तो रात के समय में पलटन बाजार एक अलग ही तरीके से सजा हुआ देखने को मिल सकता है। वहीं अगर हम बात करें तो जिस तरह से उत्सव बनाया जा रहा है 22 जनवरी को लेकर, तो पूरे उत्तराखंड के जो मंदिर है, नदियां हैं, उसमें एक तरह से स्वच्छ अभियान चल रहा है। तो वहीं अगर हम दुकानों की बात करें तो दुकानों में भी जो राम में के जो सामान है, राम के जो से संबंधित जो सामान है, वो लगातार दुकानदार खरीद रहे हैं और जो दुकानों में सामान बिक रहा है। वहीं हम इस समय एक दुकान पे मौजूद है, हम आपको तौर पर दिखाएंगे। तो इस समय जो पूरे भारतवर्ष में जो राममय का उत्सव बनाया जा रहा है, उसको लेकर किस तरह से लोगों में उत्साह है और किस तरह का दुकानों पे सामान बिक रहा है, वो साफ तौर पर देख सकते हैं। हर चीज़ जो राम से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, हर चीज़ दुकानों पे बिक रही है। अगर हम लड़ियों की बात करें तो अलग अलग डिजाइन की लड़ियाँ बिक रही हैं। अगर हम बात करें गदा, हनुमान जी का गदा भी देखिए इस समय बिक रहा है। वहीं अगर हम बात करें अब दुकानदार से कि किस तरह का माहौल है और किस तरह के ग्राहक से सामान लेने आ रहे हैं और किस किस तरह के सामान बिक रहा है। भाई साहब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम विकास चांदना है भैया। इस टाइम पूरा भारत राम में हो रखा है और आपने दुकान लगा रखी है, आपने अलग अलग तरह का सामान भी रख रखा है कि जो लोग बाग आ रहे हैं वो किस तरह का सामान खरीद रहे हैं? सब कुछ खरीदना, राम से रिलेटेड जितनी भी आइटम है, कैलेंडर है, पोस्टर है, उसके अलावा बैच हैं, बैंड है, पटके हैं, झंडे हैं और बैच हो गया, झंडे हो गए, पोस्टर हो गए, लड़ियाँ हो गई लेमिनेशन वाली, फूलों की लड़ियाँ हो गई, गेंदे की, और जैसे आप ये मान के चलो टी शर्ट हो गई, कुर्ते हो गए, कुर्ते पजामे के सेट हो गए, ये चीज़ें बिक रही हैं। सब पे जय श्री राम लिखा हुआ है। जय श्री राम मेन चीज़, जय श्री राम की टोपी हो गई, वो चीज़ें बिक रही हैं। आपके पास सबसे ज़्यादा जो लोग खरीदने आ रहे हैं, क्या चीज़ है, मतलब क्या लेना आ रहे हैं सबसे ज़्यादा? झंडे, जय श्री राम के झंडे। आप दिखा सकते हैं कैसे के झंडे हैं? इस टाइप के झंडे हैं। तो आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि इस तरह के झंडे अधिकतर लोग खरीदने आ रहे हैं और अपने दुकानों पे, घरों पर लगा रहे हैं। वहीं अधिकतर लोग अपने जो वाहन है, कमर्शियल वाहन है, उसके लिए भी एक छोटे झंडे आ रखे हैं, उस पर भी लगाने का काम कर रहे हैं। कार हैंगिंग दिखा दो। और उसके साथ ही और कुछ बताना चाह रहे हैं? कार हैंगिंग जो कार में लग रही है हैंगिंग आजकल, वो मिल जाएगी। जय श्री राम की बहुत बढ़िया आइटम है। अच्छा। वो चल रही है आजकल बहुत अच्छी। ये दिखा दो, चैन दिखा दो, इसका सैंपल है ऊपर लगाओ। तो इनका जो दुकान पे जो सामान लेने आ रहे हैं, अलग अलग जो सब जो बिक रहा है सामान, सब पे जय श्री राम लिखा हुआ है। कई लोग इस टाइम खरीदने को आ रहे हैं। अगर हमने बात करें झंडों की, झंडे खरीद रहे हैं लोग बाग, झंडे खरीद के घरों में, दुकानों पे लगाने का काम कर रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें पलटन बाजार के दुकानदारों की, किस तरह की इनकी तैयारी है, जैसे क्योंकि जो ये पलटन बाजार है पूरे देहरादून का एक ही मुख्य बाजार माना जाता है, वहीं इसमें सजावट को लेकर पूरी तैयारी चल रही है। वहीं हम एक दुकानदार से बात करते हैं कि जिस तरह से पलटन बाजार है तो किस तरह की तैयारी है यहाँ पर और किस तरह से 22 जनवरी को ये उत्सव के तौर पर बनाएंगे। क्या नाम है आपका? मनोज शर्मा। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है अयोध्या में और पलटन बाजार मुख्य है, तो ऐसे में किस तरह की तैयारी है? बहुत बढ़िया तैयारी चल रही है हमारी। इस बारे में पूरी मार्केट सजाई जा रही है और बहुत अच्छे ढंग से सजाई जा रही है। तो ऐसे में जैसे 22 जनवरी को है, कई वर्षों के बाद देखने को मिल रहा है हमें ये, तो क्या देखते हैं इसमें?
बहुत अच्छा लग रहा है हम सबको ये देख कर के 500 साल बाद रामलला की जी आ रहे हैं अयोध्या में। और भी हमारे साथ दुकानदार हैं, इनसे हम जानकारी लेते हैं कि किस तरह की तैयारी चल रही है पलटन बाजार में और किस तरह के देखते हैं। क्या नाम है आपका? संदीप कश्यप। दुकान है यहाँ पर, किस तरह की तैयारी है? 22 जनवरी को प्रोग्राम भी अलग अलग तरह के तय हो रखे हैं, तो पलटन बाजार है तो इसमें कैसे रहेगा? बाजार वालों का काफ़ी सहयोग है, स्टॉल लगेंगे, सब कुछ होएगा, बाजार सजा हुआ है, बहुत अच्छी तैयारी है, सभी लोग खुश हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, घूम रहे हैं, सब अच्छा है। तो दुकानदारों का भी कहना यही है कि जो 22 जनवरी की जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है अयोध्या में, उसको लेकर यहाँ भी उत्सव देखने को मिल रहा है और बाजार लगातार जो सज रहे हैं, जैसे अभी हमने आपको बताया है पलटन बाजार जैसे भी पूरी तरह से सजा हुआ है। कैमरा पर्सन संदीप त्यागी के साथ हिमांशु चौहान, रफ्तार मीडिया, देहरादून। अयोध्या में राम मंदिर दर्शन की तैयारी कर रहे सभी राम भक्तों के लिए काठगोदाम के बाद अब हल्द्वानी डिपो ने भी अयोध्या के लिए बस सेवा शुरू करने का फैसला लिया है। उत्तराखंड परिवहन निगम का प्लान है कि अगले हफ्ते से हल्द्वानी से अयोध्या के लिए बस सेवा शुरू की जाए। हल्द्वानी डिपो के ARM सुरेंद्र बिश्न ने बताया है कि काठगोदाम डिपो से अयोध्या के लिए जा रही बस से जो यात्री जा रहे हैं उनकी अच्छी प्रतिक्रियाएं मिल रही है। साथ ही हल्द्वानी से भी अब बस सेवा शुरू करने की मांग की गई, जिसको लेकर हल्द्वानी से भी अब जल्द ही अयोध्या के लिए बस शुरू करने का ये फैसला लिया गया है और जल्द ही इस बस सेवा को शुरू कर दिया जाएगा। अभी काठगोदाम डिपो ने अपनी सेवा संचालित करी है और रामनगर डिपो ने संचालित करी है, और अगर पब्लिक की भीड़ बढ़ती है तो शीघ्र ही हम हल्द्वानी डिपो से भी वाहन संचालित करेंगे अपने। सर, कितना उत्साह अभी तक देखा गया कि अभी पैसेंजर काफी आ रहा है, उत्साह है लोगों में, और डेली जो है 15-20 लोग जो है पूछने आते हैं, और अगर ये भीड़ बढ़ती है तो 1-2 दिन में हम अपनी सेवा भी शुरू करेंगे। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर कुमाऊं मंडल की 2 लोकसभा सीटों के क्लस्टर इंचार्ज बनाए गए। कैबिनेट मंत्री सौरभ बोगना का कहना है कि जो जिम्मेदारी उन्हें मिली है वो उन जिम्मेदारियों पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। क्लस्टर इंचार्ज बनाए जाने के लिए उन्होंने पार्टी नेताओं का आभार भी व्यक्त किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने को लेकर कामकाज किया जाएगा और लोकसभा चुनाव में पिछली बार से ज्यादा इस बार मतों के अंतर से जीत हासिल करने का लक्ष्य तय किया गया है। नहीं, देखिए, मैं बहुत धन्यवाद करता हूं प्रदेश अध्यक्ष जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का और संगठन मंत्री जी का, जिन्होंने मुझको ये जिम्मेदारी दी है, क्लस्टर का प्रभारी बनाया है कुमाऊं का। और बस इतना ही कह सकता हूं कि पूरी कोशिश करेंगे कि जो 2024 का चुनाव है उसमें कुमाऊं के और गढ़वाल की 5 सीटें, पांचों को हम हाईएस्ट मार्जिन से जीतें। संगठन के साथ और कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय बना के काम करना है और फिर से इस देश में पूर्ण मेजॉरिटी की सरकार बने माननीय मोदी जी की, उस पर हम लोग काम। कांग्रेस अनुशासन समिति के अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री नवप्रभात का एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जिसमें राम मंदिर निर्माण के स्थल को अभी भी मस्जिद का हिस्सा बताने की बात कही जा रही है। साथ ही हनुमानगढ़ी में तोपों के रखने को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं, जिस पर बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान का कहना है कि कांग्रेस का चरित्र सनातन धर्म का अपमान करने का रहा है, इसलिए वो हनुमानगढ़ी के साथ राम मंदिर पर भी सवाल उठा रहे हैं, जो कि कोर्ट के फैसले का भी अपमान है। जो कुछ भी कह दीजिए, विवादित भाषा कह दीजिए, बाबरी मस्जिद कह दीजिए, बाबरी मस्जिद कहना मैं पसंद करूंगा। जो बाबरी मस्जिद और शिलान्यास स्थल के बीच का जो पैसेज, अगर आप उसमें बैठ जाते हैं, और हनुमानगढ़ी एकमात्र ऐसा मंदिर मैंने देखा है जिसमें तोपें रखी हुई। जितने झगड़े संप्रदाय या धर्म के आधार पे हुए, उसमें हनुमानगढ़ी का सक्रिय योगदान रहा है। आज हनुमानगढ़ी का नाम कहां है? जिस प्रकार से उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री के द्वारा मंदिर को मस्जिद और हनुमानगढ़ी मंदिर को आतंक का अड्डा जो उन्होंने बताया है, ये कांग्रेस का असली चेहरा, सनातन विरोधी चेहरा उनका सामने आ रहा है। और इस प्रकार से, जिस प्रकार से जो बयानबाजी कांग्रेस के द्वारा की जा रही है, ये भारतीय संविधान की और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की भी अवहेलना कर रहे हैं। आगामी 25 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं के साथ संवाद करेंगे, लिहाजा भाजपा युवा मोर्चा ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शशांक रावत ने बताया कि 25 जनवरी को युवाओं के साथ संवाद कार्यक्रम को लेकर प्रदेश की सभी 70 विधानसभाओं में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें हर विधानसभा से 1000 युवाओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संवाद करेंगे। देखिए, 25 जनवरी को पूरे भारतवर्ष में 5000 से अधिक स्थानों पर
मोदी जी डायरेक्ट इंटरैक्शन के माध्यम से युवाओं के मध्य जाएंगे। हमारा लक्ष्य रहेगा कि 50 लाख से अधिक युवा में पूरे देश में इसमें हम माध्यम से डायरेक्ट इंटरैक्शन के माध्यम से मोदी जी संवाद करेंगे। और उत्तराखंड की यदि बात करें तो 70 विधानसभाओं में आयोजन किए जा रहे हैं, विधानसभा स्तर के कार्यक्रम हैं और प्रत्येक विधानसभा में 1000 से अधिक युवाओं की प्रतिभाग रहे। हम इसको सुनिश्चित करने का पूरा प्रयास करेंगे। उत्तराखंड से लक्ष्य क्या रखा आप लोगों ने इस बार? हमने प्रत्येक विधानसभा वाइज 70 विधानसभाओं में 1000 से अधिक युवाओं के हम इसमें प्रतिभाग लेंगे और हमारा जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है उसमें 1,80,000 से युवाओं का हम रजिस्ट्रेशन का पूर्ण संकल्प लेंगे। वहीं अल्मोड़ा और बागेश्वर में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने 170 नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि अल्मोड़ा और बागेश्वर दोनों जिलों में नर्सिंग अधिकारियों के पद 100% नियुक्ति हो चुकी है। इसके साथ ही मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत जल्द ही सरकारी स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी के 2,500 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। 170 नर्सिंग अधिकारियों की आज हम नियुक्ति कर रहे हैं बागेश्वर जिले के लिए और अल्मोड़ा जिले के लिए, और इन दोनों जिलों में अब 100% लोगों को जो है हमने नियुक्तियां दे दी हैं। अब कोई भी नर्सिंग अधिकारी का पद यहाँ रिक्त नहीं है, पूरा बैकलॉग पूरा हो गया है। और इस सत्र में हम लगभग 11,000 लोगों को नौकरी दे रहे हैं स्वास्थ्य विभाग में। पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज के लिए भी हमने 1,000 पद स्वीकृत कर दिए हैं। 1,000 पद जो है हरिद्वार मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिए हैं। और इस अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के लिए पैसों के लिए कोई दिक्कत नहीं रहेगी, जितना पैसा चाहे वो पैसा दिया जाएगा और एक अच्छा यहाँ का मेडिकल कॉलेज बना रहे। वहीं उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में अब बर्फबारी के बाद मौसम का मिजाज बदल चुका है। मैदानी क्षेत्रों में कोहरे ने मुसीबतें बढ़ा दी है। इसको लेकर मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि मैदानी क्षेत्रों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। हरिद्वार और उधम सिंह नगर के मैदानी जिलों में कोहरे की स्थिति बनी हुई है, लेकिन 21 और 22 जनवरी के बाद कोहरे से राहत मिलने के आसार जताए गए हैं। इस समय जो अगर वार्निंग की बात कर रहे हैं तो जो कोहरा है उसके लिए रखा गया है, तो लोग जो आवागमन करते हैं बड़े सावधानी से करें। एक्सीडेंट्स वगैरह ऐसी समय में हो जाते हैं, विजिबिलिटी काफ़ी कम रहती है। इसके अलावा जो दिन में जब तापमान कम है तो बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं उनको भी जो है सर्दी से जो है बचाना है, तो वो सब प्रिकॉशन बिल्कुल लेनी चाहिए। और इसके अलावा पहाड़ों में भी देख रहे हैं तो जो पाला है, सुबह के टाइम पाला जो है वो दिख रहा है बिल्कुल जो है, तो जो आवागमन पहाड़ों में भी कर रहे हैं लोग तो ऐसे में स्लिप हो जाती गाड़ी वगैरह, तो जो भी ड्राइविंग है वो काफ़ी सावधानी से करनी, चाहे पाले की वजह से कह लीजिए या ये फिर जो है फॉग की वजह से कह लीजिए। देहरादून में शराब के नशे में एक फौजी पिता ने अपनी 2 साल की बेटी की बुरी तरह से पिटाई कर उसे मौत के घाट उतार दिया। आरोपी फौजी की पत्नी की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल आरोपी फरार है और उसकी यूनिट को भी इस बारे में सूचित कर दिया गया है। आरोपी की पत्नी का कहना है कि जब भी वो ड्यूटी से छुट्टी के लिए घर आते थे तब घर पर आकर शराब पीकर अपनी 2 साल की बेटी के साथ मारपीट करता था। विरोध करने पर उसे भी धमकाया जाता था। ये पटेल नगर थाना क्षेत्र में 13 तारीख की घटना है। पति पत्नी जो एक फौज में पति काम करता है मनोज, इसका अपनी पत्नी से झगड़ा चल रहा था। पूर्व में भी इस तरह के विवाद थे। उसमें 2 साल की जो बच्ची थी वो उस झगड़े के कारण जब वो बीच में वहाँ थी तो उसको उसके द्वारा धक्का देकर या जो भी झगड़े के कारण उसको हिट किया गया, जिसके बाद उपचार के दौरान उसकी 3 दिन बाद उसकी 2-3 दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई थी और परिजन उसको लेकर अपने पैतृक घर चले गए थे। जब ये मामला कल शिकायत लेकर आए तो उसमें 304 धारा में अभियुक्त के खिलाफ उस पर मुकदमा पटेल नगर में दर्ज कर लिया गया। वहीं एसटीएफ की टीम ने 35 लाख रुपए की साइबर धोखाधड़ी करने वाले आरोपी रविकांत शर्मा को हरियाणा से गिरफ्तार किया है। आरोपी खुद को आरबीआई का कर्मचारी बताकर रिलायंस बीमा पॉलिसी के तहत धनराशि में अलग अलग स्कीम बताकर लोगों को लालच देता था और पीड़ितों से धनराशि जमा करवाता था। साथ ही साइबर धोखाधड़ी के लिए दूसरों की आईडी के जरिए कई सिम कार्ड्स और धनराशि बैंक खातों का इस्तेमाल भी करता था। एसटीएफ ने आरोपी से बैंक खाते की 3 चेकबुक, 6 डेबिट कार्ड, 3 मोबाइल फोन और अलग अलग सिम कार्ड बरामद किए हैं। देखिए, कुछ माह पूर्व भीमताल जिला नैनीताल में एक शिकायतकर्ता के द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसमें उनसे बीमा पॉलिसी को रिन्यू कराने के नाम पर और एडिशनल बेनिफिट दिलाने के नाम पर लगभग 35 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई थी। इसकी इन्वेस्टिगेशन हमारे साइबर थाना कुमाऊं के द्वारा की जा रही थी और उसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमारी टीम के द्वारा जो मुख्य आरोपी है उसको फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया है।
इसके साथ ही साइबर ठग आम जनता को ठगने के लिए नए नए तरीके अपनाते हैं और लोग इनका शिकार भी होते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि अभी हाल ही में देहरादून में राम मंदिर को लेकर भी एक शख्स से ठगी की गई। राम मंदिर के नाम पर ही साइबर ठग ऐप बनाकर लिंक को शेयर कर रुपए कमाने का लालच दे रहे हैं। इतना ही नहीं, साइबर ठग राम मंदिर की फोटो शेयर करने के बाद मोबाइल रिचार्ज का लालच भी दे रहे हैं। हालांकि साइबर पुलिस लगातार आम जनता को जागरूक करने का काम कर रही है। देखिए, जो साइबर ठग हैं ये नई नई मोडस ऑपरेंडी अपनाते रहते हैं लोगों को ठगने के लिए। तो जो भी इशू चल रहा होता है उसकी आड़ में जो इस तरह के साइबर ठग हैं वो लोगों को बरगलाकर और उनको कोई ऑफर देकर, कोई लिंक भेजकर उनको ठगने की कोशिश करते हैं। इस तरह का कोई अभी मामला सामने नहीं आया है, लेकिन संभावना रहती है। तो सभी लोगों से अपील है कि कोई भी अगर अनजान लिंक आपके पास आता है किसी मैसेज के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, तो उस पर क्लिक ना करें। वहीं उत्तराखंड में अक्सर भूकंप के छोटे बड़े झटके आते रहते हैं, जिसे देखते हुए प्रदेश के जिलों को अलग अलग जोन में बांटा गया है। चंपावत जिले को सबसे डेंजर जोन 5 में रखा गया है, जो कि सबसे संवेदनशील श्रेणी में है। मौसम और भूकंप वैज्ञानिक डॉक्टर AK सिंह ने बताया कि भूकंप की दृष्टि से चंपावत जिला बेहद संवेदनशील है। उन्होंने जिले के लोगों को सलाह दी है कि अपने घरों को भूकंप रोधी तकनीक से बनाना चाहिए, ताकि भविष्य में आने वाले भूकंप के तेज झटकों से जान माल का नुकसान कम हो। इसमें समय समय पे जो है पब्लिक को बताया जाता है कि आप मकान ऐसे बनाएं, भूकंप रोधी बनाएं। उसके भी भूकंप रोधी मकान कैसे बनाए जाएं, इसका भी डिटेल पूरा जो है मौसम विभाग आपदा विभाग के माध्यम से जो है लोगों तक पहुंचाता है, पब्लिक में जागरूकता फैलाता है, ताकि जो है बिना पब्लिक के सहयोग से हमारा डिपार्टमेंट भी कुछ नहीं कर सकता। हमारा डिपार्टमेंट तभी कर पाएगा जब हमें पब्लिक का सहयोग मिलेगा। वहीं रुड़की के ग्राम माधोपुर में मामूली कहासुनी पर भाजपा के झबरेड़ा मंडल मंत्री शहजाद इदरीस पर जानलेवा हमला किया गया है और बीच बचाव में परिवार के अन्य लोगों के साथ भी मारपीट की गई, जिसमें कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं ये पूरा मामला पुरानी रंजिश से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। इस मामले में बीजेपी नेता ने पुलिस में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। देखिए, मेरे पास कुछ लोग आए थे जो कि माधोपुर से आए हैं और 4 लोग थे जो कि चोटिल थे और मेरे द्वारा उनका इलाज किया गया। मेडिकल भी हुआ है उनका, जिसमें कि कुछ लोगों को सर पे भी चोट आई है, हाथ पे भी चोट आई है, सूजन है। उसके लिए मेरे द्वारा एक्सरे एडवाइस किए गए। पूरा मामला ये है जी, ये लोग हमारे साथ रंजिश सकते हैं। पिछले 2 साल पहले भी इन्होंने हमारे घर पर हमला करा था। उसके बाद गाँव के कुछ लोगों ने बैठ कर फैसला करा दिया था। इस बार फिर इन्होंने मौका देख कर मेरे घर पर हमला करा, घर में आग लगा दी, मेरे लड़के के सिर पर पलकटी मार दी और मेरे घरवाले के सर पर लट मार दिया। और लोग अगर महल्ले पड़ोस के ना होते तो जान से मार देते। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। नमस्कार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जोशीमठ मलारी हाईवे पर बने नए पुल समेत देश के 28 पुलों का किया उद्घाटन। सीमा सड़क संगठन ने किया है पुलों का निर्माण। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्तराखंड में राममय माहौल। राजधानी दून में भी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का चढ़ा रंग। दीपोत्सव के रूप में मनाएगी भाजपा। पशुपालन विभाग में गोट वैली प्रोजेक्ट से प्रदेश भर के जिलों को मिला लाभ। मंत्री सौरभ बहुगुणा बोले, कौशल विकास विभाग में रोजगार देने पर फोकस, भ्रष्ट अधिकारियों को करेंगे बहाल। उत्तराखंड में पहाड़ से मैदान तक कड़ाके की ठंड का कहर। पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में कोहरे का सितम। 22 जनवरी के बाद कोहरे से मिलेगी निजात।